नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए रोमांचित महसूस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन में आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। क्या आप सभी दोस्त तैयार हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यस सर, वी आर रेडी। क्या मेरी आवाज आप सभी तक बिल्कुल आ रही है और आप रेडी हैं इसके लिए, आज के सेशन के लिए? अगर तैयार हैं तो आज की क्लास उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है जो लोग आफ्टर 12th तैयारी करना चाहते हैं, जो ये समझना चाहते हैं कि 12वीं के बाद आईएएस की तैयारी करने का जो तरीका है वो क्या और कैसे होगा। इफ यू आर रेडी देन वी कैन डू इट इन अ बेटर वे। एक एक स्टेप आपको बताने जा रहा हूं, क्या हमसे गलतियां होती हैं, कैसे हम उन्हें सुधार सकते हैं, क्यों आफ्टर 12th जो है वो बहुत जरूरी होता है तैयारी करना। आज ही एक पेरेंट्स ने मुझसे बात की कि अपनी बेटी को वो तैयारी कराना चाहते थे, क्या 12वीं के बाद हो सकता है, उनके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन थे। उन सवालों को भी मैंने आज की क्लास में शामिल किया और मैं आज चाहूंगा कि आज एक बेस्ट वे में आप प्रिपरेशन करें, अच्छे से अपना काम करें। तो डेफिनेटली आज की क्लास उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो आईएएस टॉपर टीना डाबी की तरफ पहले प्रयास में ही आईएएस टॉप करना चाहते हैं, इतिहास लिखना चाहते हैं। कितनी रैंक के बच्चों को आईएएस मिलती है, किस किस कैटेगरी के बच्चों को आईएएस मिलती है, क्या हमसे गलतियां होती हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आज की इस वीडियो में ये सारी चीजें इन्वॉल्व रहेंगी। अगर आज आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेरा आज की क्लास है वो पेरेंट्स के क्वेश्चन पर, स्टूडेंट के क्वेश्चन पर बनाया गया है जो उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है। अगर आप तैयार हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर वी आर रेडी, हम लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए। और आज मैं आपसे सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आफ्टर 12th करना बेस्ट क्यों होता है, ग्रेजुएशन के साथ करना बेस्ट क्यों होता है और इससे आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं और कैसे आप भी सही तरीके से तैयारी करके इतिहास रच सकते हैं, लोगों के हीरो बन सकते हैं, लोगों के लिए आप सेलिब्रिटी बन सकते हैं। है दम सेलिब्रिटी बनने का, लबासना पहुंचने का। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके साथ चलते हैं और आज क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसके बारे में भी अपनी शुरुआत कर लेते हैं। राइट दोस्तों, स्टार्ट हम लोग शुरू करते हैं। और कल से एक जबरदस्त क्लास शुरू कर रहा हूं, उसकी अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं सभी स्टूडेंट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत कर देते हैं हम लोग। तो दोस्तों, साथ साथ बताता चलूं कि एनसीईआरटी आंदोलन उजांक आईएएस एकेडमी का एक सिग्नेचर ब्रांड है, एक सिग्नेचर सेगमेंट है और आप सभी एनसीईआरटी को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मंडे से इतिहास से एनसीईआरटी आंदोलन का बैच शुरू हो रहा है और पहले 100 स्टूडेंट के लिए जो उसकी फीस 3,999 थी वो मात्र 999 रहेगी। और शाजिया मैम के साथ आप हिस्ट्री की शुरुआत कर सकते हैं। 2 क्लासेस सभी के लिए निःशुल्क हैं, सभी के लिए ओपन है, तो आप वो डेमो के लिए आप कॉल कर सकते हैं, अपना डेमो बुक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आईएएस परीक्षा की तैयारी की चुनौतियां क्या, चैलेंजेस क्या होते हैं जब हम तैयारी करने जाते हैं। सो व्हाट आर द बेसिक चैलेंजेस, ठीक है, कितने लोग जानते हैं? तो चैलेंजेस को मैंने 4 भागों में बांटा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब आप तैयारी करने उतरेंगे तो ये 4 बहुत ही मुश्किल दुश्मन आपका सामना कर रहे होंगे, आप उनके सामने खड़े होंगे और आपको लड़ना होगा। और मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग इससे अवेयर हैं, मुझे सबका कमेंट चाहिए। कितने लोग इन चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, मुझे सबका जो है वो यहां पर कमेंट चाहिए। पहला होता है, यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। आपको बार बताया गया होगा कि कहते हैं कि हर चीज इसमें पढ़नी पड़ती है और बहुत डाइवर्स सिलेबस इसका होता है और 3 स्टेजेस में अलग अलग तरीके से तैयारी करनी होती है, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में। तो बहुत ही बड़ा जो है वो सेगमेंट चल रहा होता है, बहुत लंबा इसमें समय लग जाता है। सो इसका सबसे बड़ा जो सेगमेंट है, वास्ट सिलेबस। और जब सिलेबस एनालिसिस आप करते हैं, जैसे मेरा सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस रही हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा एक पॉइंट के अंदर मल्टीपल पॉइंट छिपे होते हैं, आशय छुपे होते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण छुपा होता है। आप देखिए कि एक पॉइंट से कितने पॉइंट निकल गए। जैसे मैंने कहा महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण के कितने आयाम हो जाते हैं। सशक्तिकरण मतलब जिम ले जाके उसके डोले शोले थोड़े ना बनवा दोगे, बोले यही एक ही तरीका है सशक्तिकरण करने का। तो सबसे बड़ी बात वो अशक्त क्यों है, तभी तो हम समझ पाएंगे उसको सशक्त कैसे करना है।
तो जब अशक्त की बात आई तो भैया पता चला समाज में एक पैट्रियार्कियल सिस्टम है, पितृसत्तात्मकता है, उसके अधिकार छीन रही है। दूसरा, हमने देखा कानूनी राइट्स उसके नहीं है, ज्यादातर राइट्स पुरुषों के पास हैं। फिर हमने देखा कि धार्मिक आधार पर भी महिलाओं के अलग अलग अधिकार हैं। फिर हमने देखा समाज में जातियों के आधार पर अलग अलग अधिकार हैं और प्रैक्टिस में है। इसके बाद हमने देखा कि आर्थिक संसाधन नहीं है, आर्थिकी में भी हमने देखा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं के लिए सपोर्ट, जैसे आर्म फोर्सेस, अब जाकर सुधार हुए कि महिलाओं को भी जो है कॉम्बैट में जाने का मौका दिया जा रहा है। अभी भी बहुत से उद्योग हैं जहां पर महिलाएं जो है पार्टिसिपेशन नहीं करें। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, और अगर सारे बच्चे इत्तेफाक रखते हो और जिनके पास सोचने की क्षमता हो, मुझे जवाब देना। आज भी अगर तुम में से कोई, कितने लोग हैं जो गांव से आते हैं, जिन्होंने खेती बाड़ी देखी है, गांव से आते हैं? मुझे सबका कमेंट चाहिए। और अब मैं देखना चाहता हूं कि यूपीएससी तुम्हारे आसपास है, समझने की कोशिश करो, आंखें खोलो, दिमाग खोलो, यूपीएससी तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रामीण इलाके से चीजों को देखा, खेती बाड़ी देखी है, या जिनके घर में होती है? कितने लोग हैं? मुझे एक बात का जवाब देना। तुमने ट्रैक्टर गांव में देखा होगा, बड़े बड़े विशाल ट्रैक्टर्स, ठीक है? तुमने कभी किसी महिला को ट्रैक्टर पर, जितने भी भारत के किसी भी गांव से अगर मेरा कोई बच्चा मुझे सुन रहा हो, मेरी एक बात का जवाब देना। आपने देखा होगा महिलाएं भी खेतों में काम करती हैं, वो घास खोदती हैं, खुरपी से काम कर रही है। तुमने ट्रैक्टर में, ठीक है, ट्रैक्टर में किसी महिला को बैठकर खेत जोतते हुए देखा है? सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, सेल्फी खिंचाने के लिए नहीं। तुमने ये आम दृश्य, मतलब कॉमन है, आपने देखा हो पुरुष ट्रैक्टर चला रहा है, खेत जोत रहा है, तुमने देखा है कभी? हाँ या ना? मुझे जवाब दो। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, तुम आईएएस के लिए तैयार हो। किसी ने देखा है? बहुत अनयूजुअल होगा, बहुत बड़ा, पूरे गांव में हल्ला मच जाएगा, अरे फलाने बहुरिया जो है वो ट्रैक्टर चला रही थी, बड़ी हीरोइन बनी घूम रही है, पूरे गांव में हल्ला मच जाएगा। तुमने देखा होगा बड़े बड़े विशाल ट्रैक्टर बनाए जाते हैं, बहुत पावरफुल ट्रैक्टर बनाए जाते हैं, तुमने कोई महिला को नहीं देखा होगा, बहुत रेयर, बहुत रेयर। वो आजकल एक आध वीडियो में नहीं बात कर रहा हूं, रेयर मतलब जनरल प्रैक्टिस में। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो मशीनें हैं वो महिलाओं के शरीर के हिसाब से नहीं बनाई गई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्यों नहीं? वो बहुत अनयूजुअल घटना हो जाएगी। कभी तुम किसी महिला को ट्रैक्टर में ध्यान से उसको ऐसे आंखें फाड़ के देखने लगोगे, पुरुष कोई जा रहा है तुम ध्यान नहीं दोगे, अरे जाने दो, क्योंकि यूजुअल है। तो बहुत सी चीजें हैं जो महिलाओं को मुख्य धारा में आने से रोकती हैं, उन चीजों को नहीं जो है आपको समझ में आना चाहिए। तो अब आपको क्या होगा, ये वास्ट सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इसमें लेयर के अंदर लेयर होती है और ये समय मांगता है। कि आपने सोचा अरे महिला सशक्तिकरण ही तो लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है इसमें? अरे अभी हम पढ़ लेंगे खटाक से। अरे वो जिम जाके उसको सशक्त नहीं करना है, उसके डिफरेंट आयाम देखने हैं, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कितने आयाम हैं, कितने उसके डायमेंशन है। तो जब इसमें घुसते हो तो इसमें समय लगता है, समय लगता है। ये तिलिस्म की तरह होता है, एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर होती है, राइट। दूसरा, उच्च स्तर का कंपटीशन, जैसा मैंने बताया था कि 0.1% ही सक्सेस रेशियो यहां जाता है। देश की सबसे रेपुटेड जॉब है, कल हमने डिस्कस किया था आईएएस क्या है, इसकी सैलरी, पावर्स, क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसमें हाई लेवल का कंपटीशन होता है, बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन है। तो इस हाई लेवल के कंपटीशन में क्या होगा, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन में तो आपको समय लगता है। जब कंपटीशन बहुत बड़ा होता है ना तो आपको समय लगता है। एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से समझना। उसैन बोल्ट का नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़े धावक, ठीक है। बोल्ट नाम जोड़ा था, कहते थे कि चीते से भी ज्यादा तेज दौड़ सकते थे अगर इनका एवरेज निकाला जाए तो। इन्होंने पूरे जीवन भर बहुत बड़े जो है वो ओलंपियन रहे हैं, जबरदस्त रेसर रहे उसैन बोल्ट। तो इनका जो एवरेज पूरी लाइफ में जो ओलंपिक में रेस है वो नियर अबाउट केवल 14 मिनट की है। 14 मिनट की रेस है, सिर्फ 14 मिनट एवरेज। मतलब पूरे जीवन काल में जो ओलंपिक में ये टोटल दौड़े वो केवल 14 मिनट दौड़े, और इसके लिए उन्होंने जीवन भर बेतहाशा प्रैक्टिस की। एवरेज इनकी जो टोटल दौड़ है वो 14, सबसे डेकोरेटेड ओलंपियंस में से एक है, सक्सेसफुल ओलंपियन में से एक है, केवल 14 मिनट। लेकिन उस 14 मिनट के लिए इन्होंने जीवन भर बेहिसाब प्रैक्टिस की, तब जाकर ये सक्सेसफुल हुए। तो जब बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन होता है तो आपको लंबे समय से तैयारी करनी पड़ती है। सालों की तैयारी के बाद ओलंपिक में हमने कहा कि भाई गोल्ड मेडल जीता, दुनिया के सबसे तेज धावक रहे, इतिहास रच दिया,
तो अगर आपको इतिहास रचना है और कठिन कंपटीशन से निकलना है तो आपको समय देना पड़ेगा। तैयारी को जितना ज्यादा समय दे पाओगे और सही गुणवत्ता के साथ समय दे पाओगे, आपके सक्सेस होने का चांस बढ़ जाएगा। जो लोग हैपहजार्डली भागते, से आप अभी गए बोले यार मुझे भी उसेन बोल्ट बनना है, और आप जल्दी जल्दी दौड़ना शुरू किए, वियर एंड टियर हो जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं दौड़ पाओगे। तो ये ध्यान रखना कि अगर जितना ऊंचा कंपटीशन है आपको उतनी ही ज्यादा समय देना पड़ेगा तैयारी का, इसीलिए जितनी जल्दी तैयारी शुरू कर दोगे उतने फायदे में रहोगे। तीसरा चीज है गतिशील परीक्षा पैटर्न, डायनेमिक पैटर्न है। अभी आप लोगों ने, कितने लोगों ने पढ़ा कि एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक्स में चेंज कर दी गई है? आपने देखा तो लगातार उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अभी आपने देखा कई चैप्टर्स चेंज कर दिए गए एनसीईआरटी के, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मुझे बताइए कितने लोगों ने पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में मुझे सबका आंसर चाहिए। तो उसमें आप क्या देख रहे हो, और हर समय करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज में बदलाव होते हैं, नियमों में बदलाव होते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को पलट देता है, कोई नया फैसला ला देता है, अमेंडमेंट हो जाते हैं, संसद में नए कानून बन जाते हैं। हर समय ये समाज गतिशील है, कानून व्यवस्था गतिशील है। इकोनॉमी में कोई नियम आ रहा है, जीएसटी की कोई स्लैब हटा दी, कोई नई जोड़ दी, कुछ नए कानून पारित हो गए, कोई टैक्स हटा दिया, कोई टैक्स जोड़ दिया। तो लगातार क्या होता है, ये सिलेबस स्टैटिक नहीं है, यानी आपको इस विशाल सिलेबस को पूरा करने के साथ साथ दौड़ते भी रहना पड़ेगा। यानी यूपीएससी दौड़ रहा है तो आप भी दौड़ोगे, यूपीएससी दौड़ रहा है तो आप भी दौड़ोगे। तो क्या होगा इसमें, यहां पर जो है आपको गतिशीलता लेकर आनी पड़ेगी, यानी आपको डबल काम करना पड़ेगा, सिलेबस भी पढ़ना है और भागते भी रहना है, यानी दौड़ते दौड़ते पढ़ना है। ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर चौथा कहता है मार्गदर्शन का अभाव। बहुत से लोग इसको बहुत गलत तरीके से ले लेते हैं। कई लोग कहते हैं अरे कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, अरे फलाना गाइडेंस की। गाइडेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, मार्गदर्शन। हमको लगता है कोचिंग ही मार्गदर्शन है, नहीं, कोचिंग मार्गदर्शन नहीं। कोचिंग आपका समय बचाती है। जो चीज आप 3 साल में सीख लेते हो, एक अनुभवी टीचर आता है उसको आपको 1 साल में करा देता है, आपका समय बच गया। और समय ही पैसा है। आप दिल्ली में रहते हो, मान लो 1.5 लाख रुपए आपके रहने का खाली खर्च है, तो 3 साल रहोगे तो 4.5 लाख खर्च हो रहे हैं। 1 साल में तैयारी पूरी कर ली, 1.5 लाख में ही आपका मामला निपट गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया। लेकिन मार्गदर्शन कोई अलग चीज होती है। मार्गदर्शन जो होती है वो आपके परछाई की तरह होती है, सतत रूप से चलते रहना। जैसे मान लो मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया, ठीक है, एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया इतिहास। अब समझना इस बात को, कोचिंग और मार्गदर्शन के बीच का अंतर समझ लेना। बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो। तो अब क्या, वो सब्जेक्ट पढ़ा दिया, टीचर ने अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाया, सभी ने अच्छे पढ़ाया, क्वेश्चन करा दिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अगला ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया। अब हिस्ट्री की यादें धुंधली बढ़ने लगी। अब आप कुछ नया सीख रहे थे, अचानक से आपको क्वेश्चन आया कि क्या करूं क्या करूं। तो मार्गदर्शन का मतलब होता है जिन रास्तों पे तुम चल रहे हो उनको हर समय, रास्ते टेढ़े मेढ़े, अगली गली कौन सी है। तो टीचर ने वहां पिछले मोड़ पर साथ छोड़ दिया, भैया बोला मेरा हिस्ट्री का काम खत्म हो गया, अब आगे बढ़ो। अब तुम आगे बढ़ रहे हो और अचानक से टेढ़ी मेढ़ी गलियां आ गई। तो मार्गदर्शन जो गाइड होता है वो आपको हर कदम आपको रास्ता बताता है कि यहां से लेफ्ट मुड़ना है, यहां से राइट मुड़ना है, ताकि आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओ। तो मार्गदर्शन हमेशा साथ साथ चलता है। और यही कारण है जो गुरुकुल का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। जिन बच्चों से मैंने बात किया, 50 बच्चों के लिए हमने नोएडा में इन हाउस हमने सेगमेंट शुरू किया है, जहां पर टीचिंग के साथ मेंटरशिप है, मार्गदर्शन हमारा जो प्रोजेक्ट है। तो मार्गदर्शन वहां पर हम लेके जा रहे हैं, यानी टीचर जैसे जाएंगे वहां पर जो मेंटर्स हैं, जो मार्गदर्शक हैं, वो आकर बैठ जाएंगे। आप आंसर लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, आप जो है वो आंसर राइटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आंसर आपने याद किया कि नहीं किया, रिवीजन किया कि नहीं किया, डायरी तक चेक होगी। पानी कितना पीते हो, कितने बजे उठे, कितनी देर फोन पे बात किया, ये सब कुछ जो है वो यहां पर होगा। तो एक प्रेशर में यहां पर दिया जाएगा पढ़ाई। खड़े होकर बोलना आपको आता है कि नहीं आता है, आप डिबेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो जो कोचिंग इंडस्ट्री उससे अलग एक प्रोग्राम है, और इसी वजह इसका नाम गुरुकुल रखा है। एक माहौल आपके पास तैयार कर दिया जाएगा कि आप हर समय घिरे हुए रहो टीचर्स और मेंटर्स और अपने गाइड्स के बीच में। तो वो हर पल आपको पुश करते रहेंगे। आप कहोगे सर मैं थक गया, आज नहीं मेरा मन कर रहा, नहीं चलो करो। सर आज संडे है, कपड़े धोने, नहीं भैया आंसर आपको आके जो है यहां पर टेस्ट देना है। तो हर पल आपकी कुंडली तैयार करेंगे। यही गुरुकुल है, यही गुरुकुल बैच है, राइट। तो इसमें जो है हमारा अब जो एडमिशन अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कल भी मैंने 12 बच्चों की काउंसलिंग की। अगर आप भी अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। तो यही सबसे बड़ी इसकी यूएसपी है। तो आपके ऊपर हर एक दिन हर पल एक आदमी बैठा होगा भैया, देख रहा होगा, निगरानी कर रहा होगा, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रही होगी। आज से हमारा जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, आज से हमारे मेंटर, मैंने एक पूरी शीट दी है उनको,
उस शीट पर वो क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। 5-5 बच्चों की डेली काउंसलिंग होगी, उनको होमवर्क दिया जाएगा, यानी क्लास से पहले क्लास आज से हम शुरू कर देंगे उसमें। तो एक पूरा परफॉर्मा, पूरी फाइल तैयार होगी, तो आप बच के नहीं जा पाओगे। और मैं सभी से पूछ रहा हूं, मुझे 1 साल आपका चाहिए, इसमें हम इतना प्रेशर देंगे, इतना निखारेंगे कि तुम्हारा अपने आप तुम कहोगे हाँ मुझे जाना है, सिलेक्शन होना है मेरा। तो सबसे एक ही पूछ रहा हूं, भैया मुझे 1 साल चाहिए, इस बीच में कोई शादी ब्याह फंक्शन इमोशनल डिमोशनल कुछ नहीं मुझे चाहिए, सिर्फ आप यहां अपना शरीर लेकर आओ, शरीर मन हमें दे दो, बस 1 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने क्या शुरू किया, मार्गदर्शन शुरू किया। तो जो लोग मार्गदर्शन प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, हमारा एक मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है, ओजांग मार्गदर्शन, ठीक है, मार्गदर्शन प्रोग्राम है, ठीक है। इस प्रोग्राम के साथ जो भी जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। ये पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पर मेंटर्स आपको लगातार नर्चर करते हैं, आप कैसे अपनी राइटिंग कर रहे हो, कैसे क्या चीजें कर रहे हो, इसके बारे में हम लगातार बात करते हैं। अब आ जाइए, 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद तैयारी शुरू करने की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे बड़ी बात है। देखिए, हम लोगों को ऐसा लगता है, लाइफ में हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ये हम खड़े हैं यार, हमने ये प्लान बना लिया, हमने एक प्लान बनाया कि आज से भाई तेरा पढ़ना शुरू करेगा, और भाई धीरे 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 करके ऐसे पढ़ता जाएगा। बताना किसके साथ हुआ है, ये भाई ने टाइम टेबल बना लिया, ठीक है, टाइम टेबल बना लिया, भाई ने कसम खा ली, भाई ने 4 मोटिवेशनल मूवी देख ली, लेक्चर सुन लिए, भाई की एकदम आंख जो है जली हुई है, और तेरा भाई जो है क्या करेगा, ये लबासना पहुंच जाएगा, ठीक है, ये ऐसे पढ़ेगा भाई, रोज 12-12 घंटा अपन पढ़ेगा, ठीक है। यहां पर आपने माहौल बना लिया और ये आपने बना लिया, लेकिन जब आप एक्चुअली में तैयारी, ये क्या है, ये हमारा आइडियल है, ठीक है, हम ऐसे आईएएस बनेंगे, ऐसे हम सक्सेस होंगे। लेकिन जब आप तैयारी करने उतरते हो तो आपके साथ कुछ ऐसे होता है, भाई ने पढ़ाई शुरू किया, भाई के घर में शादी पड़ गई, किसके किसके साथ ऐसा होता है, भाई पढ़ाई कर रहे थे, तब तक पिताजी बीमार पड़ गए, माताजी बीमार पड़ गई, फिर भाई ने दोबारा पढ़ना शुरू किया, बहन जी ने दोबारा पढ़ना शुरू किया, फिर जो है किसी ने जो है कुछ रोक दिया, एग्जाम आ गया, फिर पढ़ाई ऐसे डाउन हो गई, ठीक है, और फिर उसके बाद घर में कुछ और काम आ गया, उन्हीं की शादी पता चला फिक्स होने लगी, अब घर में रोज लड़ाई चल रही है कि हमें पढ़ने दो, हम कहां, हम अभी शादी करेंगे, तो फिर ऐसे जो है आ गई। तो कई बार ये किसका ग्राफ है, मुझे बताओ, ये किसका ग्राफ है, ये एक्चुअल है, लाइफ ऐसे चलती है। या किसी दोस्त ने समझा दिया, गलत किताबें पढ़नी शुरू कर दी, बोले अरे यार इतिहास में 20 किताब पढ़नी है, ले आए, अब पता चला और नीचे चले गए, उठ ही नहीं पा रहे। फिर बोला अबे पहले, जैसे किसी घर में बोल दिया गया है, कहा आईएएस, हर कोई आईएएस थोड़ा बनता है, कोई सरकारी नौकरी पकड़ लो, देखो अभी वो फलानवा निकला है एग्जाम, फलानवा ढिकनवा निकला है, टीचर का निकला हुआ है, तो वो कहीं और ही मोड़ देते हैं, कई बार रास्ता ऐसे भी निकल आता है, तो ऐसे वापस चले जाते हैं। फिर ध्यान आता है, अरे बाप रे बाप, ओजांग सर से वादा किए थे लबासना पहुंचने का, फिर कोशिश करते हैं चलो शुरू करें। अभी आज ही सुबह 2 बच्चों का मैसेज आया कि सर बहुत तबियत खराब हो गई थी, 4 महीने से क्लासें नहीं ली थी। आज ही सुबह 2 बच्चों का मैसेज आया कि सर तबियत खराब हो गई थी, घर में काम आ गया था, सर 4 महीने से कोई क्लास नहीं, सर दोबारा कहां से शुरू करें। और बोलो सच्चाई है कि नहीं सच्चाई, मेरे पास मैसेज रखे हुए हैं व्हाट्सएप के, ठीक है। तो यहां से फिर शुरू करना। कितने लोगों का ये वाला है, ये तो किसी का होता ही नहीं है। जिंदगी का मतलब ही है कि वो ऐसे ऐसे ही चलेगी, जिंदगी सीधे रास्ते पे चली। विवेकानंद ने कहा जिस दिन तुम्हें जिंदगी में सीधा रास्ता दिखाई पड़े, समझ लेना गलत रास्ते पे जा रहे हो। जिंदगी का रास्ता ऐसे ही होता है। किसका किसका ग्राफ है, किसका किसका ग्राफ है, इसका मतलब ओजांग सर तुम्हारी नब्ज पकड़ के बैठे हुए हैं, हाँ कि ना, बताओ मुझे। ओजांग सर तुम्हारी नब्ज पकड़ के बैठे हुए हैं, सब लोग मुझे बताओ। तो क्या करना होगा, जब इस तरह का ग्राफ बनता है तो आपको, जब आप डाउन जाते हैं, ठीक है, आप ये सोच के चलते हैं, लेकिन एक्चुअली होता ऐसा है, ये सबके घर की कहानी है। अभी मैंने लगभग 70 बच्चों की गुरुकुल के लिए काउंसलिंग की थी, जिसमें मैंने 30-35 बच्चों को अभी जो है अनुमति दी है इस बैच में आने की, और 70 में सबकी कहानी लगभग यही है कि घर में पढ़ने नहीं दिया जाता है, कोई समस्या हो जाती है, माहौल नहीं है, पढ़ रहे होते, घर में लाके बर्तन थाली पटकने लगते, जाओ बाजार जाओ, ये करो, अभी हम बैठ के आंसर लिख रहे हैं, बीच आंसर में उठा देते हैं हमको। ये सब बच्चों ने मुझे बताया, सब बच्चों ने बताया। तो यहां क्या होगा, जब तुम नीचे की तरफ जाओगे तो तुम्हें वापस आने के लिए एक्स्ट्रा समय देना होगा, एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। इसीलिए जब आप जल्दी तैयारी शुरू करते हो तो आत्म सुधार के लिए, यानी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आपको समय मिल जाता है, क्योंकि सारा लफड़ा समय का है, सारा लफड़ा समय का है। कई बार होता है हमें हालात से समझौता भी करना पड़ता है। अब पिताजी तुल गए, नहीं हम पैसा नहीं देंगे, आईएएस की तैयारी नहीं करना है तुम्हें, तुम पहले फलनवा एग्जाम दो और फिर अपने पैर पे तैयारी करो। मजबूरी हो जाती, कितना लड़े हम
कि चलो भाई कोई बात नहीं, तो हम फिर वापस वहां रुकते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर वापस आते हैं। तो हमें हमेशा जो है वो एक कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा कि जिंदगी हमारे हिसाब से 1+1 न 2 होगी न 11 होगी। पता नहीं क्या हो जाता है इसको, कभी कभी 1+1 0 कर देती है, हम जोड़ते जाते हैं वो घटाती चली जाती है। जिंदगी ऐसे ही है, बोलो हाँ या ना। हम प्लान करते हैं कुछ और, हो जाता है कुछ और। सुबह हम उठते हैं, वादा करते हैं, शाम तक हमारे वादों की ऐसी तैसी हो जाती है। और हम सही होते हैं, हालात कई बार हमसे गलत करा लेते हैं। तो कई बार 1+1 0 कर देती है जिंदगी। हम मोटिवेशन वीडियो देखते हैं कि 1+1 = 11, यस। अब वो कहती है अच्छा रुको, तुम्हारा हम 11 का हम 12 करते हैं। 1+1 = 0 कर देती है लाइफ। तो ये जिंदगी है भाई, ठीक है। तो चाहे आपको लिखना हो, पढ़ना हो, कोई भी सुधार करना हो, समझ विकसित करनी हो, समय चाहिए होता है, समय। तो अगर आप आफ्टर 12th IAS की तैयारी सोच रहे हो, सो यू विल गेट इनफ टाइम। और जब डाउन जाओगे तो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगे। डाउन जाना गलत नहीं है, लेकिन जब आप डाउन जाते हैं जिंदगी में और डिप्रेस हो जाते हैं तो उभरना मुश्किल हो जाता है। इनकरेज रहो, डाउन जाओ, बोले जिंदगी है, डाउन जाएगी। कल अच्छा था तो आज जरूरी नहीं कि अच्छा हो। तो वापस आने की हिम्मत होनी चाहिए और समय होना चाहिए, ध्यान रखना। दूसरा, बेहतर समय प्रबंधन, जैसा मैंने बताया। और समय प्रबंधन को लोग समझते हैं कि टाइम टेबल बना लिया समय प्रबंधन का, बिल्कुल गलत बात है। समय प्रबंधित किया जाता। प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब जैसे मान लो क्या हुआ, प्रबंधन किसे कहते हैं समझाता हूं। लोगों को लगता है कि टाइम टेबल समय प्रबंधन है। टाइम टेबल समय प्रबंधन है ना, ना भैया, टाइम टेबल समय प्रबंधन नहीं। अब देखो समय प्रबंधन क्या होता है। तुम्हारा 2 BHK का घर है, 2 कमरे हैं। एक दिन क्या हुआ, तुम्हारे यहां मेहमान ज्यादा आ गए, अवांछित, ठीक है, मेहमान आ गए। अब मेहमान ज्यादा आ गए, ठीक है, आप हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं। अब क्या होगा, तुमने देखा होगा रात में सोने का इंतजाम कैसे किया जाता है। मध्यवर्गीय परिवार से हम सभी आए तो हम तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो भैया छोटा वाला ये सोफे पे सो जाएगा, वो बोलता है अरे कोई बात नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा। जहां एक बेड पे 2 लोग सोते थे, वहां छोटे वाले को या किसी को जो है बीच में सेट कर लिया, 3 लोग सो गए। आपने देखा होगा जहां पायदान होता है, अगर एसी इस कमरे में है तो एक आदमी पायदान के पीछे, हम लोग तो भाई ऐसे किया है, तो क्या होता है पायदान के पास बिछा के कोई सो जाता है या साइड में कोई सो जाता है। अरे आप टेंशन ना करें, बिल्कुल टेंशन ना करें, सब सेट हो जाएगा। मेहमान को अच्छा वाला बेड दे दिया जाता है, बोलो हाँ या ना, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। और एडजस्ट प्रबंधन किया जाता है। पड़ोसी के यहां से गद्दा मांग लाते हैं, अरे गद्दा बिछा लेगा। और कोई छत पे चला जाए, बुजुर्ग होता है, अरे हम तो भाई बिना पंखे वाले, खटिया छत पे लग गई। 2 अलग अलग बेड पड़े थे, उनको जोड़ के तीसरे को भी उसमें सेट कर लिया। बोलो हाँ या ना, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। मध्यवर्गीय परिवारों में ऐसे होता है। प्रबंधन हमें हमेशा सिखाया जाता है। तो प्रबंधन का क्या मतलब है, यहां 2 चीजें हैं, समय प्रबंधन। तो प्रबंधन का मतलब होता है तुम्हारे यहां अवांछित चीजें आती रहेंगी। जैसे एक मेहमान आने वाले थे, अब उनके दोस्त रास्ते मिल गए, 3-4 लोग आ गए, 3-4 लोग आ गए, तो क्या है, अवांछित है। आपने लाइफ से एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। आप तो सुबह सोचे थे कि टाइम बनाए, सुबह आज 6 बजे उठूंगा, 7 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा। और 6:30 बजे पिताजी बोले कि भैंस को जो है चारा देना तुम्हारा काम है, या घर में आज गैस खत्म हो गई, फलाना काम, एक एटेंडम आ गया, कोई बीमार हो गया, पिताजी बोले मैं बाहर जा रहा हूं, तुम्हें जाना है देखने के लिए। तो तुम तो 7 बजे आज पढ़ने का प्लान बना के बैठे थे और जिंदगी तुम्हारे लिए कुछ और प्लान बना के बैठी थी। बोले हाँ या ना, मेरी बात पहुंच रही तो बताओ, हो रहा है। अब देखो यहां पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। नौकरी में हो, 10 बजे पहुंचो ऑफिस, तो तुम अपना ही टाइम टेबल बना सकते, तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। तुम सोच रहे थे 7 बजे घर निकल जाऊंगा, बॉस बोल रहा है आज फाइल ये पूरी करके जाना है, अब तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। सो लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है। अगली बात करते हैं, आप अगर कम समय में शुरू करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने देखा है कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर मेरी एज 30 साल हो गई है, जनरल कैंडिडेट हूं, अटेम्प्ट दूं कि ना दूं। अब 32 साल फाइनल एज है, तो अटेम्प्ट है, एज नहीं है। तो आप अगर जल्दी शुरुआत करते हो, गलतियां भी करते हो, फेलियर भी हो जाता है, तो आपके पास अटेम्प्ट पर्याप्त होते हैं, आप दिल लगाकर एग्जाम दे सकते हो और आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरूरी नहीं कि आप सोचो कि मुझे आईएएस मिल जाएगा, इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है आपको लोअर रैंक आ जाए, आपकी रैंक नीचे हो जाए। तो अभी मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बार अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए, वो आईआरएस है, आईआरटीएस है, आईपीएस है, वो इस बार अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं।
कि सर हम पिछले साल जो है ये बने थे, इस बार हमें ऊपर जाना है, तो वो लोग भी एग्जाम देते हैं। अगर अटेम्प्ट है तो आप एग्जाम दे सकते हो। तो आपको जल्दी शुरुआत कर लेनी चाहिए, जो लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। अगला, अगर हम बात करें, चूंकि स्टेजेस इसमें 3 होती हैं, कल मैंने बताया था प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो आपके पास अलग अलग स्टेज की तैयारी करने के लिए तीनों स्पेशलाइजेशन है, जहां ये ऑब्जेक्टिव, वहां ये सब्जेक्टिव है, और यहां आपकी पर्सनालिटी टेस्ट। तो इनकी तैयारी करने के लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाता है। और नहीं तो अगर एक साथ तैयारी करने बैठोगे तो क्या होगा, तो वही कहते हैं ना कि 3 अलग अलग रस्सियों पे आपको संतुलन साधना है, 3 अलग अलग बाइसिकल पे खड़े होकर करना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, गिर जाओगे। एक एक पे एक्सपर्टीज करते जाना है। तो अगर आप जल्दी तैयारी करते हो तो आपको बैलेंस करने का समय मिल जाता है, सारे चरण पे आप एक्सपर्टीज क्रिएट कर सकते हो, याद रखिएगा। राइट, अगला, एक चीज मैंने देखा है, क्योंकि आज क्या है, इंफॉर्मेशन का जमाना है, सब कुछ इंफॉर्मेशन है। लास्ट टाइम मैंने जब क्लास ली थी, बुक्स के बारे में बताया, तो कई बार क्या होता है, आप अपने दोस्त, इंटरनेट, अब इंटरनेट पे तुम जाके देखो, इंटरनेट पे तुम पॉलिटी की बुक का नाम डालोगे तो लक्ष्मीकांत के साथ साथ जो है डीडी बसु की किताब का नाम आता है, पढ़ के देखना। अब आप गए, आपने बेस्ट बुक फॉर यूपीएससी डाला, गूगल को दिया, अब बेस्ट बुक फॉर यूपीएससी में उसने डीडी बसु का भी नाम दे दिया। डीडी बसु को कभी खरीद के लाना, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। लेकिन अगर कोई बिगिनर है, अभी आज आप पहली बार पॉलिटी पढ़ने जा रहे हो, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, और हर जगह उसको रिकमेंड किया गया है। लेकिन एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए डीडी बसु पढ़ने का मतलब हो गया कि सर पटक देना। वो संविधान के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, लेकिन आपको तो सब्जेक्ट समझना है, आपको तो स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है। आप बिना एनसीईआरटी में लोकतंत्र की परिभाषाओं को समझे, संविधान के विकास के बारे में समझे, आप कहां से जो है सर्वाइव कर पाओगे, और यही गलती हो जाती है। तो क्या होता है कि कई बार हम जो है गलत स्टडी मटेरियल भी चुन लेते हैं, ढेर सारी किताबें खरीद लाते हैं। मान लो इकोनॉमिक्स हुआ, किसी ने बोला अरे दत्त सुंदरम पढ़ लो यार, अब दत्त सुंदरम की भारी सी किताब देखने में भी अच्छी लग रही, बोला इसकी तैयारी कर रहे हैं, मोटी किताब चाहिए। अब मोटी किताब आपने पलटना शुरू किया, बड़े बड़े आंकड़े, बड़े बड़े चल रही किताब, बहुत अच्छी है, पर आप उसके योग्य भी हुए कि नहीं हो। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेड बुक्स है, उमा कपिला आप उठा लाए, अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि विकास कैसे हो रहा है इकोनॉमिक्स का, तो उसमें क्या होगा, आप गलतियां करोगे। लेकिन उन गलतियों को सुधारने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। कितने ऐसे स्टूडेंट है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जिन्होंने कई बार गलत बुक्स चुन ली हो, और काफी पढ़ने के बाद तुम्हें लगा यार ये किताब मेरी नहीं थी। कितने स्टूडेंट है, मैं सबका जो है कमेंट चाहता हूं, आज देखे पता चले ना हमारे बीच में नब्ज कितनी पकड़ पा रहा हूं तुम्हारी। स्टूडेंट आते हो, सर वो मोटी वाली किताब मैंने इंटरनेट पे देखी थी, उमा कपिला इतनी मोटी किताब है, जब इंडियन इकोनॉमिक्स सिंस इंडियन, बहुत अच्छी किताब है, पर तुम अभी बिगिनर हो, भारी भारी किताबें उठा लाए, तो क्या होगा, अगर आप कुछ गलती करते हैं तो आपको सुधारने का समय मिल जाता है। कितने लोगों के साथ हुआ है कि भारी भरकम किताबें उठा लाए और कुछ समय बाद लगा रहे भैया हमें तो सब्जेक्ट सीखना है, किताब कोई गारंटी थोड़े ना यूपीएससी की। हुआ है कि नहीं हुआ है, बताओ। अगला, इसमें आपको लंबे समय तक खुद को ढालना पड़ता है। जैसे आपको यूपीएससी की भी पढ़ाई करनी है, आपको कॉलेज की पढ़ाई करनी है, आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हर चीज मैनेज करना है। तो इस मैनेजमेंट में समय लगता है, खुद को ढालने में। जैसे आप जिम कभी जाते होगे, तो जिम में धीरे धीरे आपकी स्टेमिना बढ़ती है। जब एक्सरसाइज कराई जाती है, पहले दिन हाफने लगते हो, हाय अब नहीं उठ रहा है, पूरा कमर दर्द। अगले दिन जब आते हो तो हाय ऐसे ऐसे करके आते हो। लेकिन धीरे धीरे जब रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हो, तो रोज थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ाते हो, धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी क्या हो जाती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल। और आपको धीरे, अरे यार यही वेट, अब फिर पीछे पलट के देखते हो यार यही वेट नहीं उठा पाता था। तो क्यों होता है, आप धीरे धीरे अडॉप्ट करते हो, लेकिन एडॉप्टेशन में टाइम लगता है। और क्या होता है, जैसे कोई लोग आपने देखा होगा, कई वीडियोस भी आपने देखी होंगी, कई लोग आते हैं जिम में, अरे लगाओ यार भारी भरकम लगाओ। क्या होता है उनके, आपने देखा होगा पैर की हड्डी किसी की टूट गई, किसी का जो है कमर की जो है वियर एंड टियर, स्लिप डिस्क हो जाता है लोगों को। जोश में आए, पहले दिन ही हम बॉडी बना के बाहर कर देंगे, सप्लीमेंट खूब ढेर सारा पी लेंगे, किडनी खराब हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाते हैं उनके। तो क्या होता है, आपको एडॉप्ट करने में समय मिलता है। तो जो लोग जल्दी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको यह समय मिल जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है प्रैक्टिस टेस्ट। जैसे ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस हो गया, ओटीपी सभी के पास है कि नहीं है ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। तो ओटीपी में आपको ढेर सारे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होती है। शुरुआत में ये बहुत गंदा लगता है। आप में से कई लोग, जैसे हम फ्री टेस्ट देते हैं डेली, तो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस में जो फ्री क्विज है आप उसको देखते ही नहीं हो, ठीक है, नहीं करते हो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। टेस्ट कौन दे, अभी पहले पढ़ लें। लेकिन ये धीरे धीरे हैबिट में डालनी पड़ती है। आप उसकी लगातार प्रैक्टिस करते हो, अपने आप को इंप्रूव करते हो। अगर आपको अच्छे से करना है, ये धीरे धीरे आदत में आएगा। इसीलिए जो लोग जल्दी तैयारी कर रहे हैं, वो गलतियां करने के बावजूद भी जो है वो सुधार का समय उनको मिल जाता है। अगला, कोचिंग संस्थान से जोड़ना। तो कोचिंग संस्थान क्या करता है, आपका समय बचा लेता है।
जैसे आजकल चल रहा है सेल्फ स्टडी, ये फलाना ढिकाना, हर कोई मदद लेता है। कोचिंग का मतलब होता है आपका समय बचाना और आपसे गलतियां करने से रोकना। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक्स है, बोले एनसीईआरटी पढ़ने में क्या रखा है, ठीक है एनसीईआरटी। मेरे सामने बहुत लोग आए जब मैंने एनसीईआरटी आंदोलन शुरू किया, अरे बोले सर क्या दिक्कत है, एनसीईआरटी 6 to 12, 6 to 12 ऐसे बोलते, 6 to 12, 6 to 12 एनसीईआरटी तैयार करना है, 6 to 12 एनसीईआरटी तैयार करना है। तो सुनने में बड़ा चल रहा है 6 to 12 एनसीईआरटी, 6 to 12 हो गया। उनको लगता है शायद सुबह 6 बजे से 12 बजे तक पढ़ना है, या शाम को 6 बजे से सुबह 12 बजे तक पढ़ना है, बस यही लगता है 6 to 12, 6 to 12 एनसीईआरटी तैयार, मतलब सुबह 6 बजे बैठेंगे, दोपहर 12 बजे तक एनसीईआरटी तैयार हो जाएगा। यही सोच के कई लोग अरे 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना है। लेकिन जब वो खरीद के लेकर आते हैं और ये बढ़नी शुरू होती है, कई बार उनके वजन के बराबर, कोई कुपोषित बच्चा इसकी तैयारी कर रहा हो तो उसके वजन के बराबर बैठ जाती। जब उसमें घुसते हैं और 1000 पेज, 2000 पेज, 3000 पेज, 3600 पेज जब वो बढ़नी शुरू होती है, तब हालत खराब हो जाती, तब घबराना कि अभी तो पहली रीडिंग नहीं खत्म हो पाई, साल खत्म होने पे आ जाता है, अभी तो नोट्स बनाने, याद करना है, बीटीएल करना है, क्वेश्चन लगाना है। बोले बुढ़ापा आ जाएगा, बोले बुढ़ापा आ जाएगा। फिर वो गाना मनोज तिवारी का ना, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, वही वाली हालत हो जाती है कि भैया कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहां, दिल्ली में, क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़े, कितने साल से, बोले 5वां साल है, एनसीईआरटी खत्म करके मानेंगे। तो ये वाली हालत हो जाती है। टीचर क्या करता है, आपको बीटीएल बता देता है, वो मेहनत करता है, आपको वहां टू द पॉइंट पहुंचा देता है, आपको ये क्वेश्चन करने, ये कॉन्सेप्ट पढ़ना, आपका समय बच गया। तो आप कई बार जो है डिसीजन नहीं ले पाते, मुझे समय बचाना है, मुझे पैसा बचाना है। आपको लगता है अरे समय में क्या रखा है, पैसा बचा लें, लेकिन तुम्हें समय की कीमत नहीं पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कीमती यही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हिसाब से जुड़ना पड़ेगा, आपको गाइडेंस लेना है, कंपटीशन है, आपको ये पहले से ही सब कुछ क्लियर करके चलना है कि भाई इतना कंपटीशन है, मैं आगे कैसे जाऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पॉलिटी नहीं पढ़ सकते, आप लक्ष्मीकांत 2-3 साल पढ़िए, आप भी उसके मास्टर बन जाएंगे। लेकिन मैं 2-3 साल क्यों पढ़ूं जब मैं 1 साल में उसको कर सकता हूं। मेरा टीचर ने मुझे बता दिया, मैंने क्वेश्चन लगाया एग्जाम के अंदर, मैं जाके आईएएस बनूं। मेरा एक दोस्त है, ये राम है, अब ये इस साल सेलेक्ट हो गया, तो क्या हुआ, ये सेलेक्ट होकर लबासना चला गया। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी टीचर वीचर की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही से पढ़ूंगा। रहीम, अब ये क्या हुआ, ये 3 साल बाद सेलेक्ट हुआ, मान लो इसका भी सिलेक्शन हो गया 3 साल बाद। अब जरा इसका अंतर समझो, जो राम है ये इसका सीनियर हो जाएगा, राम को इसके कंपैरिजन में 2 साल एक्स्ट्रा सैलरी मिल चुकी होगी, सैलरी मिल चुकी होगी, ये जल्दी रिटायर हो जाएगा, ये सीनियर पोस्ट पे रिटायर होगा। दोनों एक साथ दोस्त थे, लेकिन ये इसको सर सर करके बोलेगा, सर 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 सर। जब ये डीएम होगा तब ये एसडीएम होगा, ये अंतर हो जाएगा बस। तो सैलरी के टर्म में भी इसको फायदा मिल जाएगा। तो ये जो थोड़े से पैसे इसने यहां बचाने की कोशिश की थी, ये इसको लास्ट में बहुत महंगी पड़ जाएगी, बहुत महंगी पड़ जाएगी। ये चीज आप कैलकुलेट नहीं कर पाते कि 2 साल की आईएएस की सैलरी कितनी बनेगी, कितना वो पैसा होगा, सीनियरिटी उसके पास ज्यादा होगी। दोस्त होने के बावजूद भी इसको सरसर करके बात करना पड़ेगा, ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, मे आई कम इन सर, आज्ञा लेके ऑफिस में जाना पड़ेगा, ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ेगा। और जिंदगी भर, 1-2 दिन की नहीं, जिंदगी भर, अरे यार हम लोग दोस्त थे लेकिन अब मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, राइट। आईएएस बनने के लिए कितनी रैंक चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप कम समय में तैयारी करते हैं तो आप रैंक पे ध्यान नहीं दे पाते। जितने भी लोग कम समय में तैयारी करते हैं, जिनके पास लास्ट अटेम्प्ट बचा है या कम अटेम्प्ट बचा, वो ये सोचते हैं कि सर सिलेक्शन हो जाए। और मैं अपने बच्चे से कहता हूं सिलेक्शन के लिए नहीं लड़ाई करनी है, जो कॉन्सेप्टर बैच है वो सिलेक्शन की लड़ाई नहीं है, रैंक की लड़ाई है। अब ये भी तुम्हें हर रैंक के व्यक्ति को आईएएस नहीं बनने का मौका मिलता है, सबसे पावरफुल सबसे क्रिएटिव पोस्ट हो गई। तो अगर आपको आईएएस बनना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो कम से कम 90 के अंदर रैंक लेकर आइए, 90 के अंदर रैंक। यानी अब आपकी लड़ाई और भी है, सिर्फ सिलेक्शन नहीं बनना है कि यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, रैंक के लिए भी लड़ना है। इसीलिए आपको समय ज्यादा चाहिए होगा, तैयारी ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, 90 के अंदर रैंक लेकर आना है। अगर आप ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी जहां पर आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो 300 के अंदर आपको रैंक लेकर आनी है। और अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 450 के अंदर रैंक लेकर आना है। यहां भी भयानक लड़ाई है आपको, सिर्फ सिलेक्शन नहीं, रैंक की लड़ाई। तब जाकर मुझे आईएएस मिलेगा, तब जाकर जो मैंने सपना देखा है वो मैं पूरा कर पाऊंगा। तो आप अभी से अपने आप को तैयार करना शुरू कर दीजिए कि आप किस तरह से अपनी तैयारी करेंगे। और आपको मैं क्या करूंगा, सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए क्या क्या जरूरी है, पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला, फोकस्ड प्रिपरेशन। जो ये डिस्ट्रैक्शन दुनिया भर के, सोशल मीडिया, दोस्त यार, फलाना ढिकाना, शादी ब्याह, इन सबको किनारे रखना है, फोकस्ड। इसीलिए हम गुरुकुल में क्या कर रहे हैं, बाहरी दुनिया से आपको कट ऑफ कर देंगे। आप हमारे साथ पूरे टाइम रहेंगे, आप पूरे टाइम एक शेड्यूल के अंदर फॉलो करेंगे।
तो ये क्या होगा, फोकस प्रिपरेशन आपको चाहिए, बिल्कुल एकाग्र। जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई पड़ी, उसी तरह सिर्फ यही काम करो। और कई बार ये बाहरी माहौल में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए गुरुकुल में हमने क्या किया, तुम्हारा दिमाग ही नहीं भटकने देंगे, सर पे बैठे रहेंगे, टेंशन ना लो। विषयों की गहरी समझ, क्योंकि आईएएस का एग्जाम है, सोसाइटी में टेस्ट किया जाएगा, यानी समझ सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसकी समझ भी विकसित करनी है। तो जो सब्जेक्ट पढ़ो उसमें एनालिटिकल होकर पढ़ाई करो। विश्लेषणात्मक क्षमता, एनालिटिकल एबिलिटी, आईएएस के लिए सबसे जरूरी एबिलिटी एनालिटिकल होती है। एनालिटिकल का मतलब होता है किसी बड़ी सिचुएशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझ लेना, राइट। और अगला है महत्वपूर्ण विचार कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, क्योंकि हर चीज आपको नया करना है। सरकार कहेगी ये बताओ, किसानों की मदद करनी है, अभी बारिश हो गई बेमौसम, किसानों की फसल खराब हो गई, अब तुम बताओ इनका मुआवजा कैसे तय करोगे, कैसे पता लगाओगे कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल। हो सकता है कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो कहे उसकी खेती ना हो, बोले भैया मेरा बहुत फसल खराब हो गई, क्या झूठ मूठ रोना है। और कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जिसको वास्तव में नुकसान हुआ और उसको उसका हक ना मिल रहा हो। तो आपको मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट। सरकार कहे कि तुम डिसाइड करके दो, डीएम तुम हो, राइट।